नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 6 ग्रामीण विकास, और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण, और उसके बाद एक बॉक्स है तानवा, उसको भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर, उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब होता है, विविध का मतलब होता है अलग अलग बेटा, ठीक है। क्या होता है? अलग अलग। तो हमें जो उत्पादक की जो गतिविधियां, उत्पादक कौन सा? कृषक, किसान जो उत्पादन कर रहा है, तो किसान की जो गतिविधियां उनको अलग अलग करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी पे उसका फोकस नहीं होना चाहिए, वो और भी काम करे जिससे कि आय कमाए। लास्ट लेक्चर में हम इस बात पर कंक्लूड करके गए थे कि भैया किसानों की हमें आय डबल करनी है, दुगनी करनी है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उनकी आय बढ़ानी है। उसके लिए सरकार ने विपणन में कुछ परिवर्तन करे, कुछ चेंजेस करे। 4 बड़े उपाय सरकार ने अपनाए, जिसमें हमने पढ़ा था व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन सुविधाएं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जो आधारिक संरचना है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क बनाना, रेल मार्ग बनाना, भंडारण की सुविधाएं, शीत भंडारण की सुविधाएं, इस प्रकार का जो काम है वो। तीसरा सरकारी विपणन, जिसमें सहकारी समितियों का रोल देखा, सहकारिता समिति का रोल देखा, और आज वापस से फिर हम अमूल की बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा कि कुछ नीतिगत बदलाव सरकार ने करे, कुछ पॉलिसी चेंज सरकार ने करी। परंतु इन सब के बावजूद भी सरकार का सहकारिता का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट किसानों के साथ हो पाया। आज भी 90% जो व्यापार है उनका व्यापारियों के साथ ही हो पा रहा था। तो इसलिए जरूरी है कि किसी भी प्रकार से, कैसे भी करके सरकार को किसानों की जो आय है उसको बढ़ाना है, दुगना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है। उसके लिए कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, और वो आज अलग तरीके ही हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो उत्पादक की गतिविधि है, या मैं कहूं जो किसान है उसकी जो गतिविधि है, उसका जो काम है, उसमें विविधीकरण होना चाहिए। वो अलग अलग काम करे, वो विविध काम करे, अलग अलग काम करे, और उससे वो क्या है, पैसा कमा सके। विविधीकरण के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। देखो, तो अब विविधीकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें 2 पहलू, 2 बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या है, फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। जो हम फसलों का उत्पादन कर रहा है किसान, उसकी प्रणाली में, ठीक है, उस सिस्टम में हमें थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के आना है। वो कैसे लेकर के आएंगे वो जानेंगे। दूसरा पहलू, श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों जैसे पशुपालन, मुर्गी और मत्स्य पालन आदि तथा गैर कृषि क्षेत्र में लगाना है। देखो, तो पहला काम तो क्या है कि भैया जो फसलों का आप उत्पादन कर रहे हो ना, उसमें प्रणाली में, उस सिस्टम में थोड़ा सा चेंज कर देना। और कुछ थोड़ा बहुत क्या है कि जो इतना बोझ हो रहा है खेती बाड़ी पर, आज भी काफी लोग खेती बाड़ी पर बहुत निर्भर है, जो खेती बाड़ी पर ही पैसा कमाने की सोचने पर आ नहीं रहा है। तो उनके लिए सरकार क्या कह रही है कि भैया श्रम शक्ति को खेती से हटा करके, अब आप खेती का काम क्यों कर रहे हो, दूसरे कामों पर भी फोकस कर सकते हो, जैसे पशुपालन, ठीक है, मुर्गी और मत्स्य पालन आप कर सकते हो, या गैर कृषि क्षेत्र में भी आप जा सकते हो। गैर कृषि क्षेत्र का मतलब यह है कृषि के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा जो भी कार्य हैं आप वो भी कर सकते हो। एक आपको मैं बात बताता हूं, खेती बाड़ी में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? छुपी हुई जो बेरोजगारी है उसको लेकर के आना बाहर। अब छुपी हुई बेरोजगारी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक किसान है, अब उस किसान का छोटा सा प्लॉट है, हमने पढ़ा था ना छोटे किसान, सीमांत किसान। तो ये जो छोटे सीमांत किसान है, अभी प्लॉट है, ये खेती है, इसमें से मान लो 100 किलो गेहूं का उत्पादन होगा। आज मान लीजिए घर के 4 लोग इस पर काम कर रहे हैं, परंतु घर के जो 2 बेटे हैं वो घर पे यूं ही बैठे रहते हैं। तो किसान ने बोला चलो तुम भी वहां पे खेत पे चला करो। अब 6 लोग हो गए, पर खेत तो उतना ही है ना भैया, उत्पादन तो 100 किलो का ही होगा। चाहे 4 लोग काम करो, चाहे 6 करो, चाहे 60 लोग काम करो, उत्पादन तो 100 किलो का ही होगा। अब पूरी दुनिया को तो क्या लगता है, भाई उसका जो पूरा परिवार है वो खेत में जाकर के काम करने लग गया। अब सबको तो लग रहा है कि सब रोजगार में, पर वो बेरोजगार है, और वो बेरोजगारी छुपी हुई है। दुनिया को रोजगार में लग रहा है, पर वो सच में बेरोजगार है। तो ऐसी छुपी हुई जो बेरोजगारी है उसको खेती से हटा कर करके दूसरे क्षेत्रों में लगाना सरकार चाहती है कि भैया आप कोई दूसरा काम कर लो, आप ऑटो चला लो, या आप मान लीजिए कोई दूसरे उद्योग में जाकर के काम कर लो, आप सेवा क्षेत्र में काम कर लो, ऐसा काम आप कर सकते हैं। इस विविधीकरण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने में जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। देखिए, अब इस विविधीकरण की आवश्यकता में क्यों महसूस हो रही है? जो 2 हमने बातें करी, फसलों के उत्पादन में प्रणाली में बदलाव करना और गैर कृषि कार्यों में लगाना, तो इनकी आवश्यकता, इनकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि खेती के आधार पर आजीविका कमाने में जोखिम बहुत ज्यादा है।
आजीविका मतलब जिससे हमारी लाइफ चल रही है, ठीक है। जो भी काम हम करते हैं उससे हम पैसा कमाते हैं और फिर पैसे से हमारा जीवन चलता है। आज मैं पढ़ा करके पैसा कमा रहा हूं तो मेरी लाइवलीहुड, मेरी आजीविका क्या है? मेरा पढ़ाना मेरी आजीविका है, ये मेरा लाइवलीहुड है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, फिर मुझे लोग पैसा देते हैं और पैसा देकर के ही मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। तो पर जो किसान है ना, वो सिर्फ खेती पे लगा हुआ है और उस खेती से ही अपनी आजीविका चलाना चाहता है, अपना जीवन चलाना चाहता है, अपना आजीविका कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, परंतु उसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। फसल कभी भी खराब हो सकती है, ज्यादा बारिश आ गई तो फसल खराब, बारिश नहीं आई तो फसल खराब, कीट लग गए तो फसल खराब, अगर चलो सब कुछ सही रहा और सही दाम नहीं मिला तो सारा नुकसान, ठीक है। लोन नहीं चुका पाए तो सभी पूरा नुकसान हो जाएगा, कितना सारा नुकसान हमारा हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जोखिम है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, रिस्क ज्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश ये है कि भैया खेती बाड़ी भी चलती रहे, खेती बाड़ी के लिए भी मना नहीं है, करते रहिए, परंतु उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एक और ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम 12th के बाद क्या करें, हम 12th के बाद क्या करें, और आजकल क्या है, आर्ट्स के ज्यादातर जो बच्चे हैं वही, मैं उनसे पूछता हूँ क्यों लिया आर्ट्स? सर IAS बनना है गुरुजी, IAS बनना है गुरुजी, IAS बनना। अरे भाई यार, सभी IAS बनोगे तो फिर बाकी की नौकरियां कौन करेगा? इतनी सीटें तो सरकार ही नहीं देती IAS में। तो हम हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चों आप IAS का विचार रखिए, बिल्कुल भी गलत विचार नहीं है, और मैं ईश्वर से, गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का IAS में सिलेक्शन हो, परंतु एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना। जोखिम है, ऐसा गारंटी थोड़ी आपका IAS में नंबर ही आ जाएगा। तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि भैया अगर आप IAS नहीं बने तो क्या करोगे, तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए ना, भैया यहां से नहीं तो यहां से। अगर IAS नहीं बने तो टीचर बन जाएंगे, टीचर में खूब पैसा कमा लेंगे, या टीचर में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। टीचर का सोच रहा है, टीचर नहीं बन पाए तो भैया ये वाला काम कर लेंगे। हमेशा एक दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन होगा तो आप एक सेफ जोन में रहोगे कि साहब ये वाला नहीं तो ये वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और मैंने बोला कि 7 बजे बस जाती है, और इस 7 बजे वाली बस चली गई ना, तो अपने पास पीछे 8:30 आ रही है, 8:30 वाली पकड़ ली, अपन को चिंता नहीं है, 7 वाली छूट गई तो 8:30 वाली से पहुंच जाएंगे। परंतु अगर ये है कि नहीं भाई पूरे दिन में एक ही बस जाती है सुबह 7 बजे, तो 6:30 बजे बस स्टैंड जाके खड़ा हो जाऊंगा, कब बस आए, कब बस आए, कब बस आए। तो हमारे पास ऑप्शन होगा ना, तो हम संतुष्ट रहते हैं, हम सेफ जोन में रहते हैं। जब मुझे पता है कि अगर मेरा IAS में नहीं हुआ तो मैं ये वाला काम कर लूंगा, बिल्कुल सेफ है मामला, तो चिंता ही नहीं है। तो खेतीबाड़ी में भी सरकार यही चाहती है कि भैया आप लोग सिर्फ खेतीबाड़ी पर निर्भर मत रहो, खेतीबाड़ी से अगर इनकम होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु अगर कभी मान लो कि कोई ऐसा सीजन निकल जाए जहां से फसलें खराब हो जाए और हो जाए, तो आप गैर कृषि जो कार्य हैं उनसे भी आप पैसा कमा सको। आपका जीवन नहीं रुकना चाहिए, जीवन चलता रहना चाहिए। अतः विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे, बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक धारणीय आजीविका के अवसर भी उपलब्ध हो पाएंगे। अगर इस विविधीकरण को हम लोगों ने अपना लिया, इस डाइवर्सिफिकेशन को अगर हम लोगों ने अपना लिया, तो खेती से तो जोखिम कम होगा ही होगा। मतलब जो खेती पर लोग इतना पैसा लगाते हैं, इतना काम करते हैं, वो जोखिम तो कम होगा ही होगा। उसके साथ साथ जो ग्रामीण जन समुदाय है, जो गाँव में रहने वाला जन समुदाय है, उत्पादक को वैकल्पिक धारणीय आजीविका के अवसर भी मिलेंगे। मतलब और अपना जो आजीवन है उसको चला सके, और धारणीय मतलब जिसको धारण कर सके। सतत पोषणीय विकास पढ़ा है ना कि सबका विकास होना चाहिए, तो उससे उसका आजीविका चलती रहेगी, उसका भी अवसर मिलेगा। खेती पर से भी जोखिम कम होगा और उसके आजीविका भी चलती रहेगी। मतलब खेती पर से जोखिम कम और आजीविका का जोखिम भी कम, जोखिम कम हो जाएगा, जीवन संतुष्टि के साथ व्यक्ति जी सकता है। देश में अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा रहता है, किंतु रबी की फसल के मौसम में तो जहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं नहीं है, उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार दुर्लभ हो जाता है। अब जो अधिकांश कृषि से रोजगार होता है वो खरीफ की फसल से होता है, ठीक है। अब खरीफ की फसल और रबी की फसल ये आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। क्लास 10th में भी चैप्टर 4 था ज्योग्राफी में, कृषि आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों के पास अभी 11th 12th में ज्योग्राफी होगी तो भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। आज आप लोगों का यही सवाल है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं और रबी की फसल किसे कहते हैं। खरीफ की फसल कब लगाई जाती है और कब काटी जाती है, रबी की फसल कब लगाई जाती है, कब काटी जाती है। आज यही सवाल कमेंट बॉक्स में है, और देखते हैं जरा किसमें है कितना दम, कौन देगा जवाब सबसे पहले हमें, ठीक है। तो जवाब दीजिएगा आपकी खरीफ की फसल कब लगाई जाती है, कब काटी जाती है, और रबी की फसल कब लगाई जाती है, कब काटी जाती है। तो हमारे देश में अधिकांश जो किसान है या कृषि में जो रोजगार है वो खरीफ की फसल से जुड़ा हुआ, मतलब खरीफ की जो फसलें लगाई जाती है उसमें तो बहुत रोजगार है, लोगों को बहुत अच्छा खासा रोजगार मिल जाता है, खूब काम होता है। परंतु जो रबी की फसल है, रबी के फसल के मौसम में जहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं नहीं, मतलब जहां पे पर्याप्त पानी नहीं है, तो वहां पे रोजगार दुर्लभ हो जाता है, वहां पे लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता, क्योंकि भैया खेती बाड़ी के लिए पानी सबसे पहले जरूरी है। पानी नहीं तो फिर खेती बाड़ी किसकी करोगे,
फिर खेतीबाड़ी कैसे करोगे, और जब खेतीबाड़ी नहीं तो रोजगार किसको दोगे, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। अतः अन्य प्रकार के उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों में प्रसार के माध्यम से ही हम ग्रामीण जन समुदाय को अधिक आय कमाकर गरीबी तथा अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करने में सामर्थ्य बना पाएंगे। इसीलिए जब खरीफ की फसलों में लोगों के पास रोजगार है, परंतु रबी की फसलों में लोगों के पास रोजगार दुर्लभ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उनको मिलना, इसलिए हमें जरूरत है विविधीकरण की। ये जो किसान इतना निर्भर खेतीबाड़ी पर हो चुका है, उनको दूसरी साइड में भी ले जाकर करके हम उत्पादक को और लाभप्रद गतिविधियों में डालना चाहते हैं, जहां से वो अपना पैसा कमा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। ग्रामीण जन समुदाय को अधिक आय कमा करके, ज्यादा इनकम जब वो कमाएंगे तभी वो गरीबी दूर होगी, और तभी जो विषम परिस्थितियां हैं, जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनका सामना करने में भी हम समर्थ बनाएंगे, उनको मजबूत बनाएंगे। मतलब यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा हूं कि आप टॉपिक में कंफ्यूज मत होइए, आप कहीं मत भटकिए, कहीं कुछ चीजों को ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा समझना है, हमें ग्रामीण विकास करना है, हमें गांव का विकास करना है। और गांव के विकास के में गांव में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो कृषि होती है, एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर का मतलब किसान, मतलब गांव में अधिकांश जो लोग होते हैं वो किसान होते हैं। उन किसानों का हमें विकास करना है, उन किसानों को इतना पैसा देना है, इतना पैसा देना है कि जिससे कि ना तो वो कभी आत्महत्या की सोचे, उनके सपने में भी आत्महत्या नहीं आनी चाहिए। वो लोन ले तो लोन को सक्षम रूप से चुका सके, इतना पैसा उनके पास होना चाहिए। खेती में अगर उनको नुकसान हो रहा है तो सरकार उनको सपोर्ट करके उनको सामर्थ्यवान बनाना चाहती है कि भैया आपकी आय हम बढ़ाएंगे। किसानों की इनकम बढ़ाना, उनका पैसा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, जिससे कि लोग वह खेती बाड़ी में भी जुड़े रहें और गाँव में भी रह सके। ग्रामीण विकास का सीधा सा अर्थ मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि हम कृषि अर्थव्यवस्था पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं। अगर इस चैप्टर को ग्रामीण विकास की जगह आप कृषि विकास भी कहो तो भी बुरी वाली बात नहीं, क्योंकि गांवों में होते ही कृषि और वहां का विकास हो जाएगा तो गांवों का ऑटोमेटिकली विकास हो जाएगा। ये बाजरे की फसल है। अतः जरूरत संबंध गतिविधियों, गैर कृषि रोजगार तथा नए वैकल्पिक आजीविका स्रोतों के विकास पर ध्यान देने की है। अब जरूरत किस बात की है कि जो गैर कृषि रोजगार है, ऐसे रोजगार जो कृषि पर नहीं जुड़े हुए, कृषि पर निर्भर नहीं है, एग्रीकल्चर पर निर्भर नहीं है, ऐसे रोजगार और नए वैकल्पिक आजीविका स्रोत के विकास पर ध्यान। और जो नए ठीक है ऑल्टरनेट, हमको दूसरा आजीविका स्रोत, भैया मैं ये काम नहीं ये काम कर लूं, इससे मेरी आजीविका चलती रहेगी। जैसे कि एक मेरे जानकार थे, वो ड्राइविंग बहुत अच्छी करा करते थे, तो वो कहते थे यार मनीष जी मुझसे ना ड्राइविंग के अलावा कुछ नहीं होता, चाहे मुझसे आप ट्रक चलवा लो, चाहे आप मुझसे बस चलवा लो, आप चाहे मुझसे 4 व्हीलर चलवा लो, कोई सी भी गाड़ी चलवा लो, अपन चला लेंगे। और ये आप मुझे रात को बोलोगे, दिन में बोलोगे, बिना सोए बोलोगे, मैं चला लूंगा, दिक्कत ही नहीं होती। परंतु इसके अलावा दूसरा काम नहीं होता, पत्थर ही नहीं गिरता और बाकी कोई काम नहीं होता, वही काम होता है। तो अब वो आजीविका के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर हो गए, उन गाड़ियों पर निर्भर हो गए, गाड़ियों के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना चाहते। इसी प्रकार से किसान भी क्या है कि पूरा खेतीबाड़ी पर निर्भर हो गया है। उसके आजीविका के लिए हमें क्या है, नए स्रोत ढूंढने पड़ेंगे, नए सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि भैया अगर खेतीबाड़ी सफल नहीं हुई तो ये वाला काम कर लेंगे। जैसे कि अगर आप लोग आईएएस में सफल नहीं हुए तो ये वाला फील्ड है, इस वाली फील्ड में हम लोग चले जाएंगे। वैसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नए धारणीय आजीविका विकल्पों का विकास हो रहा है, परंतु अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, धीरे धीरे जो नए वैकल्पिक धारणीय विकास है उसका विकास हो रहा है, मतलब नए नए सोर्सेज मिल रहे हैं। आप लोगों को याद करिएगा, क्लास 9th की मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। क्लास 9th में इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 था, पालमपुर गांव की कहानी। अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 था, पालमपुर गांव की कहानी। उसमें हमने यही बात करी थी, कृषि की बात करी और गैर कृषि कार्यों की बात करी। गैर कृषि कार्यों में हमने क्या देखा, डेयरी का हमने देखा, जैसे कि भाई दूध हो गया, इनका व्यापार किसान कर सकता है। इसके अलावा परिवहन का हमने देखा था, जैसे मान लीजिए 2 गांव है, 2 गांव के बीच में एक व्यक्ति ने कोई ऑटो ले लिया, ठीक है, अब वो खेतीबाड़ी से हट चुका है, अब ऑटो ले लिया, ऑटो चला ले, ऑटो के बीच में अपना एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव के बीच में कर ले। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, 200 रुपये भी महीने की फीस लेगा, 40 बच्चे भी आ गए तो 8000 रुपये उसके पास आ जाएंगे, उसके पास ये अच्छा काम हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा कोई टेक्निकल अच्छा ज्ञान जानता है तो कंप्यूटर की दुकान खोल ले, बच्चों के कॉलेज के फॉर्म भर दे, स्कूलों के फॉर्म भर दे, बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए बारे में बता दे, ऐसे कोई काम कर सकता है। तो मतलब आप खेतीबाड़ी से हट करके और क्या काम हो सकते हैं वो कामों पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो आपने क्लास 9th में पढ़ा था और आज आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो। मैं ये चीज समझाना चाहता हूं बच्चों, आपको मैं पहले की क्लासों की बात क्यों याद दिलाता हूं, मैं इसलिए याद नहीं दिलाता कि बेटा आपको याद है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, नहीं है तो नहीं। मैं कभी भी बच्चे से पिछले साल की परसेंटेज नहीं पूछता हूं, ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी नहीं पूछता हूं बच्चे से कि बेटा तेरे पिछले साल क्या परसेंटेज बनी थी, मैं उससे जज नहीं करता हूं बच्चों को।
मैं आपको ये याद इसलिए दिलाता हूं कि आप समझो सरकार की पॉलिसी। सरकार आपको बार बार में एक चीज पढ़ा रही है, और आर्ट्स वाले बच्चों तो जरूर समझो, क्योंकि सरकार बता रही है कि भाई ये चीजें देखो, ये देश में समस्या है, इन समस्याओं को आपको ही आगे जाकर के सोल्व करना है, क्योंकि आप देश का भविष्य हो। तो कृषि की समस्या 9th में पढ़ाई, 10th में पढ़ाई, अब 11th में पढ़ रहे हो, और 12th में तो आ जाओगे जब हो सकता है कि आप पढ़ो, पर अभी 12th की जो अभी इकोनॉमिक्स चल रही है उसमें तो कृषि की बात नहीं है। तो बड़ा मुद्दा है कृषि, कैसे इसको सुधार करा जा सकता है, कैसे, जैसे 1967 के दौर में जब हमारे पास खाद्य संकट आ चुका था, हमारे पास खाने पीने के बिल्कुल भी नहीं था, हमें बाहर से आयात करना पड़ रहा था, हरित क्रांति आई, एक नया इनिशिएटिव आया, एक नई चीज आई, और उसे पूरे काया पलट गई, पूरा परिवर्तन हो गया। तो हमें भी ऐसे युवाओं की जरूरत होती है कि जो बिल्कुल काया पलट दे, जो कुछ ऐसे आइडियाज लेकर के आए जिससे किसानों का जीवन ही परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पर आजीविका विकल्पों का विकास हो रहा है, ये किसान की तस्वीर। कृषि क्षेत्र पर तो पहले से ही बहुत बोझ है, अतः बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। अब देखिए, कृषि क्षेत्र पर तो पहले से बहुत बोझ है, बहुत ज्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र पे काम कर रही है। पहले 75 से 80% लोग हुआ करते थे, अब भी 54 to 56, मतलब आप कह सकते हो कि 50% के लगभग आज भी कृषि क्षेत्र पे लोग डिपेंडेंट है, निर्भर है, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं। तो कृषि क्षेत्र पे तो ऑलरेडी बहुत सारा बोझ है, इसलिए इस बोझ को दूसरी तरफ भेजना, ठीक है, ये जो श्रम शक्ति है ये और भी काम कर सकती है, उसको दूसरे कार्यों में लगाना, गैर कृषि कार्यों में लगाना। आपने पढ़ा है कि आज हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, हमारी जीडीपी में अगर सबसे बड़ा योगदान कोई से क्षेत्र का है तो वो सेवा क्षेत्र का है, परंतु अगर रोजगार सबसे ज्यादा दे रहा है वो कृषि क्षेत्र दे रहा है। परंतु अगर छुपी हुई बेरोजगारी की बात करोगे वो भी सबसे ज्यादा आपको कृषि क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जितने लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं वो पूरा काम नहीं कर पा रहे, वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, बस वो लगे हुए हैं। अगर वो लोग इतना क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट कर देंगे तो अपनी क्षमता से ज्यादा काम भी कर पाएंगे, आय भी कमा पाएंगे, और देश का और ग्रामीण विकास भी कर पाएंगे। गैर कृषि अर्थतंत्र में अनेक घटक होते हैं, कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशील अंतर संबंध होते हैं और उनमें स्वस्थ संवृद्धि की संभावना रहती है, किंतु अनेक घटक तो निम्न उत्पादकता वाले निर्वाह मात्रा की व्यवस्था कर पाते हैं। देखिए, अब गैर कृषि जो अर्थतंत्र है इसमें काफी घटक होते हैं, कुछ तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं जो कि स्वस्थ संवृद्धि संभावना रखते हैं, मतलब उनमें अच्छे से संवर्धित ग्रोथ होने की संभावना रहती है, किंतु कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनमें उत्पादकता निर्वाह मात्रा की व्यवस्था कर पाती है, मतलब इतनी ही उत्पादकता होती है, इतना ही प्रोडक्टिविटी होती है जिससे कि आपका जीवन चलता रहे। गतिशील उपघटकों में कृषि, प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग तथा पर्यटन आदि सम्मिलित है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावनाएं तो विद्यमान है, पर जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य सहायक कार्यों का नितांत अभाव है। देखिए, अब गतिशील उपघटक, ठीक है, अब इसमें क्या है, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो, ठीक है, इसके अलावा खाद वाली, ठीक है, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, चरम उद्योग हो जाएंगे, पर्यटन उद्योग हो जाएंगे, ये सब इसमें शामिल है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि भाई जो कंपनियां हैं वो किसानों से डायरेक्ट सामान खरीद ले, वो सब इसमें आ जाएगी। अब इनके अलावा और भी संभावना है, परंतु संरचनात्मक सुविधाएं नहीं है, जैसे रोड का, रेलवे का, ठीक है, ऐसी जो सुविधा है उनमें अभी नितांत अभाव है, काफी कमी है उसमें। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योगों को रख सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प कला, हथकरघा आदि, ठीक है, तो हम गृह उद्योगों को रख सकते हैं। गृह उद्योगों को कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है, कुटीर उद्योग कहा जाता है, जो कि घरों में ही काम होता हो, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, ठीक है, ये दिखा है, शिल्प कलाएं हो गई, हथकरघा हो गई, ये सब। यद्यपि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कृषि में रोजगार प्राप्त करती है, जबकि पुरुष गैर कृषि रोजगार की तलाश में है, किंतु हाल के वर्षों में ग्रामीण महिलाएं भी गैर कृषि कार्यों की ओर अग्रसर होने लगी है। तो जनरली क्या होता है, महिलाएं, ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं वो कृषि का काम कर लेती हैं, और जो गैर कृषि कार्यों में है वो पुरुष लग जाते हैं। परंतु कुछ वर्षों में हमें ये भी देखने को मिला है कि ग्रामीण महिलाएं भी क्या है, गैर कृषि के कार्यों में लग रही हैं, वो ढूंढ रही हैं और गैर कृषि के कार्य करना चाहती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गैर कृषि कार्यों में। सबसे पहले पशुपालन। भारत के किसान समुदाय प्राय मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। देखिए, मिश्रित कृषि क्या होती है, या आप इसको कह सकते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिक्स्ड एग्रीकल्चर ये क्या होता है, यहाँ पर खेतीबाड़ी और पशुपालन दोनों जब साथ होता है तो उसको मिश्रित कृषि या मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसमें गाय, भैंस, बकरियां और मुर्गी, बतख आदि बहुतायत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है, ठीक है। तो गाय, भैंस, बकरियां, इस प्रकार से, मवेशी मतलब जानवर, ठीक है, इन जानवरों को रखना, इससे
घरों में जो आय का स्रोत बढ़ जाता है, इनकम के सोर्सेज बढ़ जाते हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था भी परिवार की अन्य खाद्य उत्पादकता कृषक गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि ये जितने भी जानवर उनको रख रखे हैं तो उनसे जो भी पदार्थ उनको मिलता है, जैसे मान लीजिए मुर्गी से अंडे हो गए, गाय भैंस से दूध हो गया, तो उनको बेच करके उनको एक अच्छी आय मिल जाती है, तो इससे उनको अच्छा खाना पीना मिल जाता है। परिवहन की सुविधा हो जाती है, ईंधन, ठीक है, जो फ्यूल होता है वो, पोषण, ये सब कुछ मिल जाते हैं, कृषक को भी मिल जाते हैं और उसके अलावा जो परिवार में लोग हैं उनको भी बिना किसी अवरोध के प्राप्त हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। आज पशुपालन क्षेत्र देश के 7 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। और आज पशुपालन क्षेत्र में 7 करोड़ जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको और भूमिहीन श्रमिक जो है उनको आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। मतलब वो खेती बाड़ी के अलावा 7 करोड़ जो लोग हैं वो पशुपालन में लगे हुए हैं और उनको अच्छा जीवन मिला हुआ है। यहाँ पर तस्वीरें दिखाई गई है जानवरों की। इस क्षेत्र में महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही हैं और ये जो क्षेत्र है पशुपालन वाला क्षेत्र है, इसमें महिलाएं भी क्या है बड़ी संख्या में रोजगार पा रही है, उनको भी काफी अच्छा रोजगार मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा अंश 58% तो मुर्गी पालन का है। तो सबसे बड़ा जो अंश है, सबसे बड़ा जो शेयर है वो तो 58% किसका है, मुर्गी पालन का, मतलब मुर्गी पालन सबसे ज्यादा है। उसके अलावा ऊंट, गधे, घोड़े और सबसे निम्न स्तर, सबसे कम स्तर जो होता है खच्चर और टट्टुओं का होता है, ठीक है ना। ये मतलब एक प्रकार के जानवर हैं बेटा, ठीक है ना। तो 58% सबसे ज्यादा किसका है, मुर्गी का है। और अभी हम एक चार्ट भी देखेंगे, उसमें 2011 के हिसाब से तो 61% हो गया, मतलब मुर्गी पालन सबसे ज्यादा होता है। 2019 में भारत में 303 मिलियन मवेशी थे, उनमें से 110 मिलियन भैंसें थी। अब भारत में 303 मिलियन मवेशी थे, मतलब 303 मिलियन जानवर थे, उनमें से 110 मिलियन जो थी वो भैंसें थी, ठीक है। ये गाय भैंस जो है दिखाई गई है आपको। पिछले 3 दशकों में भारत के डेयरी उद्योग ने बहुत शानदार प्रगति दिखाई है। 1951 से 2016 की अवधि में देश में दुग्ध उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ गया है। पिछले 3 दशक मतलब पिछले 30 सालों की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो डेयरी उद्योग है, मतलब जो दूध वाला उद्योग है, उसमें गजब की प्रगति हुई है। 1951 से 2016 की अवधि में देश के दुग्ध उत्पादन में, मतलब दूध के प्रोडक्शन में 10 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है, 10 गुना बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। इसका मुख्य श्रेय ऑपरेशन फ्लड, दूध की बाढ़ को दिया जाता है, जिसको मैंने आपको कहा था श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड 1970 के दौर में चलाया गया था और इसको बड़ा आप क्रेडिट दे सकते हैं, श्रेय दे सकते हैं। ये एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत सभी किसान अपना विक्रय योग्य दूध एकत्रित कर उसकी गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसे शहरी केंद्रों में सहकारिताओं के माध्यम से बेचा जाता है। अब क्या होता है, यही बात मैंने आपको बताई थी कि वह जो जितने भी किसान होंगे वो एक जगह ले जाकर के बेच देंगे और फिर वहाँ से वो और शहर में जाता है, फिर पैकेट्स बन करके सारी जगह पहुँचा दिया जाता है। ये ऑपरेशन फ्लड की लिए तस्वीर। अब मांस, अंडे तथा ऊन आदि भी उत्पादन क्षेत्र के विविधीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सह उत्पाद सिद्ध हो रहे हैं। इसके अलावा मांस हो गया, अंडे हो गया, ऊन हो गया, तो इनको भी बेच करके लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, गुजरात प्रदेश ने दूध सहकारिताओं का एक विलक्षण प्रतिमान विकसित किया है। देश के अन्य अनेक प्रांतों में उसी का अनुकरण किया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये अमूल का उदाहरण है बेटा। अमूल दूध पीता है इंडिया, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो गुजरात में एक गाँव है आनंद, या टाउन कह सकते हैं, कस्बा है आनंद, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इसलिए जो दूध सहकारिताओं का जो विलक्षण प्रतिमान जो विकसित किया, ठीक है, इम्पॉसिबल वाला सा जो काम है वो किया, वो गुजरात प्रदेश ने किया। अब बाकी राज्य भी उसी के अनुसार चलने का काम कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। अब ध्यान रखिएगा कौन कौन है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है और राजस्थान सबसे ज्यादा दूध सप्लाई करने वाले राज्य हैं। ये देखिए अभी एक आपको चार्ट दिखाया गया है, भारत में मुर्गी पालन का वितरण और पशुधन 2012 में। इसमें मुर्गी पालन जो है वो कितना है बच्चों, 61% है। कितना, 61%। मवेशी और भैंसें जो हो गई 22%, भेड़ बकरियां 16% और सुअर 1% है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा होगा। ओके, हम भारत सरकार को बिल्कुल क्या करेंगे, क्लियर हम लोगों को करना होगा, हम बिल्कुल इसको क्लियर समझेंगे। जो कृषि मंत्रालय है इसको हमें क्लियर समझना होगा। तो मुर्गी पालन 61%, सुअर 1%, भेड़ बकरियां 16%, मवेशी भैंसे 22%। सीधा सा अपना जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो किसान है उसको खेती बाड़ी के कामों से डाइवर्ट कर करके दूसरे कामों पर लगाना, जहाँ से वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। तानुआ तमिलनाडु में कृषि कार्यों में लगी हुई महिला। ये बॉक्स में आपको एक कहानी दी हुई गई, उस कहानी को समझते हैं।
तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए तनवा नामक परियोजना प्रारंभ की गई थी। देखिए, अब तमिलनाडु में जो महिलाओं को नवीनतम जो कृषि तकनीकें हैं, जो नई नई कृषि में टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके बारे में समझाने के लिए उसकी ट्रेनिंग देने के लिए एक स्कीम चलाई वहां की सरकार ने, तनवा नाम से। क्या नाम है? तनवा। इसमें महिलाओं को कृषि उत्पादकता, जैविक खेती और पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अब इसमें हमने देखा कि कृषि में ज्यादा जो है वो महिलाएं हैं, ठीक है, और पुरुष गैर कृषि कार्यों में जाना है। तो यहाँ पे सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया तनवा नाम। उसमें क्या है? महिलाओं को कृषि उत्पादकता, कि भाई कृषि में किस प्रकार से हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। जैविक खेती मतलब बिना किसी केमिकल के हम किस प्रकार से खेती कर सकते हैं। और पारिवारिक जो आय है, जो परिवार की आय है, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, उसमें सक्रिय होने के लिए, उसमें एक्टिव होने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया था। ये एक आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे पौधा लगाया गया है। तिरुचिरापल्ली में एवंती अमल द्वारा संचालित प्रशिक्षित महिला समूह कृमि खाद बनाकर बेच रहा है और इस कार्य से आय कमा रहा है। ठीक है, तो तिरुचिरापल्ली में एक एंथोनी अमल है, उनके द्वारा शिक्षित जो महिला है वो वहां पे सामान बेच करके अच्छी आय कमा रही है। अनेक कृषक महिला समूह अति लघु साख व्यवस्था का सहारा लेकर अपने सदस्यों की बचतों को बढ़ावा देने में सक्रिय है। और बाकी जो कृषक महिला है वो अति लघु साख मतलब बहुत कम जो साख होती है, उधार होती है, वो लेकर करके अपने जो सदस्य हैं उनकी बचतों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये तस्वीर महिलाओं की खेतों में काम करते हैं। इस प्रकार संचित बचत का प्रयोग कर वे पारिवारिक कुटीर उद्योग गतिविधियां जैसे मशरूम की खेती, साबुन तथा गुड़िया बनाना आदि अनेक प्रकार के आय बढ़ाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित कर रही है। तो अब वो जो पैसा बचाती हैं उससे क्या है? कुटीर उद्योग, भाई घर में ही बैठ कर कोई काम धंधा शुरू करना, जैसे मशरूम की खेती, साबुन हो गया, गुड़िया बनाना, इन प्रकार के से अपने आय बढ़ाने का काम कर रही है। ओके, अब पशुपालन के जो आगे के कार्य हैं जैसे मत्स्य पालन हो गया, इनमें हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और कैसा लगा आज का लेक्चर ये भी बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।